हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीटेट क्रैकर्स। मैं हूं आपका मेंटर एएस शाहरियार। आज की इस वीडियो में हम सीटेट सीडीपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी। इस सिंगल वीडियो में हम पूरी थ्योरी को डीपली समझेंगे और साथ में 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज इंटेलिजेंस? बुद्धि क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि इंटेलिजेंस एक्चुअल में होती क्या है। चाइल्ड साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस को एक डायनामिक कैपेबिलिटी माना गया है, जिससे बच्चा अपना एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और ग्रो करता है। इसके अंदर बेसिकली 4 मेन एबिलिटीज आती है, ठीक है इसके अंदर। हाँ, तो आप इस समझते हैं इंटेलिजेंस इज ए की कंस्ट्रक्ट इन चाइल्ड साइकोलॉजी representing an individual's dynamic capability to interact and grow। तो इसमें मेन जो 4 एबिलिटीज दिया गया है वो हम देखते हैं। तो पहला एबिलिटी है एबिलिटी टू लर्न, मतलब सिस्टमेटिकली एक्वायर, प्रोसेस एंड रिटेन कॉम्प्लेक्स नॉलेज एंड एजुकेशनल स्किल्स। मतलब कॉम्प्लेक्स नॉलेज और एजुकेशन स्किल्स को सिस्टमेटिकली एक्वायर और रिटेन करना, ठीक है। सेकंड, रीजन लॉजिकली, किसी भी बात पर सिक्वेंशियली सोचना, स्ट्रक्चर्स बनाना और आइडियाज को एनालाइज करना, इसी को ही कहते हैं रीजन लॉजिकली। मतलब थिंक सिक्वेंशियली, फॉर्मुलेट स्ट्रक्चर्स एंड एनालाइज आइडियाज साइंटिफिकली। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, सॉल्व प्रॉब्लम्स, अनपिक चैलेंजिंग सिनेरियोज एंड इनोवेटिव प्रैक्टिकल पाथवेज टू फाइंड सॉल्यूशन। मतलब मुश्किल सिचुएशन को अनपैक करना और सॉल्यूशंस निकालने के लिए इनोवेटिव तरीके ढूंढना, इसी को ही कहते हैं मतलब सॉल्विंग प्रॉब्लम, मतलब सॉल्व प्रॉब्लम्स। और लास्ट में आता है अडेप्ट टू सिचुएशन, फ्लूइडली एडजस्ट बिहेवियर्स एंड आइडियाज टू मीट द डिमांड्स ऑफ नोवेल एनवायरनमेंट। मतलब नए एनवायरनमेंट्स को मतलब नए एनवायरनमेंट्स के मुताबिक अपने बिहेवियर और आइडियाज को फ्लूइडली एडजस्ट करना, ठीक है। ये हमारा क्या है, ह्यूमन ब्रेन है ना। तो इसमें दिया हुआ है, देखिए इमेज से आप देख सकते हो कि इधर पेरी क्या होता है, ये पेरिटियल लोब्स है, जिसका स्पेशल रीजनिंग एंड इंफॉर्मेटिव इंटीग्रेशन इस पोर्शन में आता है, ठीक है। ये मतलब इमेजिनेशन है। इसमें ये जो ब्लू वाला है, पर्पल वाला है, इसमें क्या है, ऑसिपिटल लोब्स, मतलब विजुअल प्रोसेसिंग एंड स्पेशियल एनालिसिस होता है। ये होता है क्या, ये जो दिया हुआ है ये इसको क्या बोलते हैं, सेरिबेलम, मतलब कोऑर्डिनेशन ऑफ थॉट टाइमिंग, इसको इस सेरिबेलम में फिट होता है। उसके बाद क्या है, इधर देखो टेम्पोरल लोब्स है। टेम्पोरल लोब्स में क्या, जो ग्रीन वाला पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, टेम्पोरल लोब्स, मतलब मेमोरी स्टोरेज एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। इधर क्या होता है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होता है। और ये क्या है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इधर होता है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो चले नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटेलिजेंस के टाइप्स को समझना बहुत जरूरी है। ब्रॉडली इसे तीन पार्ट्स में देखा गया है। मतलब क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम जी फैक्टर भी बोलते हैं, इसको हम जी फैक्टर भी बोलते हैं जनरल इंटेलिजेंस को। ये चार्ल्स स्पियरमैन दिया है इसको, चार्ल्स CHARLES, चार्ल्स स्पियरमैन, SP, इसको चार्ल्स स्पियरमैन ने दिया है, किसको, जी फैक्टर को, ठीक है। ये चार्ल्स स्पियरमैन की क्लासिकल थ्योरी से आया है। उनका मानना था कि एक सिंगल मेंटल एनर्जी होती है जो हमारी सारी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को चलाती है, ठीक है। तो ये किसका मानना था, चार्ल्स स्पियरमैन का। उसके बाद आता है मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है इसको किसने दिया, मतलब हावर्ड गार्डनर्स ग्राउंड ब्रेकिंग प्लूरलिस्टिक मॉडल, इट डिस्प्यूट द नैरो सिंगुलर IQ थ्योरी स्टेटिंग दैट ह्यूमन कैपेबिलिटी ब्रांचेस इनटू रिलेटिवली ऑटोनोमस मॉड्यूल्स। मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है ये हावर्ड गार्डनर की प्लूरलिस्टिक मॉडल है। गार्डनर ने नैरो सिंगुलर IQ थ्योरी को रिजेक्ट करके, मतलब जो सिंगल थ्योरी होता है ना, सिंगल या डबल, उसको तो उन्होंने रिजेक्ट किया करके 8 स्पेसिफिक चैनल्स मॉड्यूलर इंटेलिजेंस बनाए हैं। मतलब उसके बारे में बताए हैं। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है लिंग्विस्टिक है। इसमें क्या क्या था, मैं इधर एक बार लिख देता हूं, उधर भी शायद नेक्स्ट स्लाइड में भी लिखा होगा, मैं फिर भी इधर लिख देता हूं। एक क्या बोला, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मतलब लॉजिकल, मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल। उसके बाद स्पेशियल, मैं समझा दूंगा सब, स्पेशियल, म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक। 8 दिया है ना, नेचुरलिस्टिक, ठीक है। इन्हीं 8 का उन्होंने बताया है। मतलब
देखो, हम पेडागोजिकली एक अगर नोट करके देखते हैं तो गार्डनर कहते हैं कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक। ठीक है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। अभी हम उनका वो पढ़ते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला, गार्डनर डिफाइंस 8 स्पेसिफिक चैनल्स: लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल, म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचरलिस्टिक। उन्होंने क्या बोला कि गार्डनर कहते हैं कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक है, इसलिए टीचिंग में जो वन साइज फिट्स ऑल डिजाइन जो होता है, अप्रोच, मतलब ये वाला अप्रोच नहीं चल सकती। स्टैंडर्ड टेस्टिंग इनके अलग अलग स्किल्स को कैप्चर नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये जो उन्होंने दिया है ना, जैसे कि लिंग्विस्टिक होता है। लिंग्विस्टिक मतलब क्या है? लिंग्विस्टिक जो बच्चा अपना लैंग्वेज में मतलब अपना स्किल डेवलप करे तो उसका इंटेलिजेंस मतलब लिंग्विस्टिक में इंटेलिजेंस ज्यादा है। जैसे दूसरा, जैसे कि लॉजिकल मैथमेटिकल, उसमें क्या है? मतलब मैथमेटिक्स, जो बच्चा मतलब मैथमेटिक्स में अच्छा हो उसके लिए क्या है, वो मैथमेटिक्स में मतलब उसका मैथमेटिक्स के लिए इंटेलिजेंस अच्छा है। सो स्पेशल मतलब क्या है? ड्राइंग वगैरह, जैसे कि किसी चीज को ड्रॉ करना या किसी चीज के बारे में जानना, लाइक स्पेस के बारे में जानना, इसको क्या क्या बोलते हैं? स्पेशल। उसके बाद आता है म्यूजिकल, तो आप समझ पा रहे हो, जो अच्छा गाता है। बॉडीली काइनेस्थेटिक, जैसे कि डांसर हैं, जैसे कि जिम्नास्टिक, इसको बॉडीली काइनेस्थेटिक करते हैं। इसके बाद इंटरपर्सनल क्या होता है? इंटरपर्सनल, ये दो चीजें समझना पड़ेगा आप लोगों को। एक है इंटरपर्सनल और एक है इंट्रा। इंटरपर्सनल होता है क्या? देखो, जैसे कि जब बस चढ़ते हैं ना, तो बस में क्या होता है? कभी 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 बस होता है ना, इंटर स्टेट बस चलता है। इंटर स्टेट मतलब क्या होता है? जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। तो ठीक इसी तरह इंटरपर्सनल में आप खुद किसी दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, इसका जो आपका स्किल होता है, जो आपका पर्सनालिटी होता है, उसी को ही देखना है। उसी को क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल। और आप अपने आप को जब कितना समझते हो, इसको बोलते हैं क्या? इंट्रापर्सनल। ठीक है, अपने आप को कितना समझते हो, इसको कहते हैं इंटरपर्सनल। और लास्ट में क्या आता है? नेचुरलिस्टिक, मतलब अपना एनवायरनमेंट को कितनी बारीकी से जानना, इसको कहते हैं नेचुरलिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, इमोशनल इंटेलिजेंस। आज के टाइम पर ये मॉडर्न एबिलिटी बहुत वाइटल है, जिसमें हम इमोशंस को परसीव, एनालाइज और मतलब डायरेक्ट करते हैं। ये स्टूडेंट के पर्सनल रेगुलेशन और सोशल एडेप्टेबिलिटी की बुनियाद है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है ना, ये इसमें जो इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल आता है ना, जो जिसने हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था ना, ये दोनों ऑटोमेटिकली इसमें भी आ जाता है ना, ये क्योंकि इसमें ये इमोशनल के लिए बोला जाता है। जैसे कि सेल्फ फोकस्ड competencies essential for inner equilibrium and focus। ठीक है, हम समझते हैं ये इंट्रापर्सनल। इंट्रा में क्या आता है? सेल्फ आता है, मतलब खुद का आता है, तो इसलिए इंट्रापर्सनल में क्या आएगा? सेल्फ आएगा। और देखो, इंटरपर्सनल में क्या होता है? सोशली फोकस स्किल ड्राइविंग कम्युनिटी कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन, मतलब दूसरों के साथ ना, तो दूसरों के साथ जब होगा तभी तो जाके कोलैबोरेशन होगा ना, तो कोलैबोरेशन, कम्युनिटी, ये दोनों आएगा। तो ये होगा इंटरपर्सनल। इसमें क्या होता है, मतलब इंटरपर्सनल में क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस, मतलब डिसाइफरिंग वन इमोशंस एंड रिकॉग्नाइजिंग देयर डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन थिंकिंग एंड बिहेवियर। इसका खुद सेल्फ अवेयरनेस होगा। ठीक है, वंस खुद का इमोशन, मतलब वंस इमोशन उसको डायरेक्ट करना, उसको चलाना, उसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ कंट्रोल, रेगुलेटिंग इंपल्सिव रेस्पॉन्सेज एंड एडजस्टिंग फोकस ड्यूरिंग डायनेमिक क्लासरूम चैलेंजेस। देखो, आपका खुद के ऊपर कंट्रोल लाना, किसी भी चीज के ऊपर इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना, इसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल है। ये क्या है, किस में आएगा? इंट्रापर्सनल में। ठीक इसी तरह सिमिलरली एम्पैथी इधर आएगा क्या? इंटरपर्सनल में क्या आएगा? एम्पैथी एंड सोशल स्किल, मतलब एक्यूरेटली परसीविंग द अनस्पोकन फीलिंग्स, पर्सपेक्टिव एंड लर्निंग एंजाइटीज ऑफ पेयर्स। आप समझते हैं हम इसको। देखो, एम्पैथी मतलब क्या है? किसी भी दूसरे की शूज में अपने शूज रख के सोचना, मतलब अगर किसी बच्चा एक सिचुएशन में फंसा हो, उसी के सिचुएशन में खुद को रख के उसके बारे में सोचना, तब जाके हमारे अंदर एम्पैथी डेवलप्ड होगा। तो इसी को, ये जो होगा, तो ये यही होगा क्या? इंटरपर्सनल का डोमेन का एक एग्जांपल। इसके बाद आएगा सोशल स्किल, मास्टरिंग कम्युनिकेशन, मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन एंड सेटलिंग इंटरपर्सनल फिक्शन। तो सोशल स्किल भी आता है इंटरपर्सनल डोमेन में। ठीक है, हमने ये दोनों समझ लिया है। ठीक है, अभी समझते हैं कोर पिलर्स ऑफ क्रिएटिविटी। अच्छा, पहले ये समझ लेते हैं, हार्नेसिंग इमोशनल IQ इन पेडागोजी। इमोशनल क्वेश्चन EQ इज ऑफन ए फार स्ट्रॉन्गर प्रेडिक्टर of classroom adjustment and lifelong success than
ट्रेडिशनल एकेडमिक आईक्यू, हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो पेडागोजी में क्या है, इमोशनल क्वेश्चन जो होता है इज ऑफन इज फार स्ट्रॉन्गर प्रिडिक्टर ऑफ क्लासरूम जजमेंट एंड लाइफ लॉन्ग सक्सेस देन ट्रेडिशनल एकेडमिक आईक्यू। ईक्यू डेवलप करना ज्यादा जरूरी है ताकि आईक्यू ऑटोमेटिक डेवलप होगा। अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो तो आपका आईक्यू तो ऑटोमेटिकली गिरेगा ना। इसलिए मतलब क्लासरूम के लिए ईक्यू को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि प्रो सोशल बिहेवियर, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेस टॉलरेंस, क्लासरूम क्लाइमेट। इसमें क्या आता है, हाई ईक्यू डायरेक्टली जनरेट्स पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल एड। क्या आता है, अगर कि कोई मतलब हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हो, मतलब उसका ईक्यू ज्यादा हो, तो ऑटोमेटिकली उसका क्या होगा, पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन होगा। उसके बाद क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इक्विप्स द लर्नर्स विद कंस्ट्रक्टिव नेगोशिएशन स्किल। उसके बाद ये आप लोग समझ पाएगा, मतलब लर्नर अपना कंस्ट्रक्टिव मतलब नेगोशिएशन स्किल दूसरों के साथ करे। उसके बाद आता है स्ट्रेस टॉलरेंस, एनहेंसेस कॉग्निटिव रेजिलियंस इन हाई स्टेक्स टेस्टिंग सेटिंग्स, मतलब टॉलरेंस करना सीखना होगा। इसके बाद क्या है, क्लासरूम क्लाइमेट फोस्टर ए साइकोलॉजिकली सेफ एंड कोलैबोरेटिव कल्चर, तब जाके बच्चा इमोशनली स्टेबल होगा। आप समझते हैं कोर पिलर्स ऑफ क्रिएटिविटी का मतलब, क्रिएटिविटी का मतलब है स्ट्रक्चर स्कीमर्स से हटकर कुछ यूनिक आइडियाज या प्रोडक्ट्स जनरेट करना। इसके तीन की इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि फ्लुएंसी, एक है फ्लेक्सिबिलिटी और एक है इनोवेशन। अभी हम समझते हैं इन चारों को। देखिए, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स डाइवर्जिंग फ्रॉम स्टीरियोटिपिकल स्ट्रक्चर्ड schemas to generate unique ideas and valuable products. Key indicators include fluency का मतलब क्या है, speedy volume of ideas, flexibility, shifting or conceptual frameworks, and innovation, introducing sophisticated and novel outcomes. देखिए, फ्लुएंसी क्या होता है, मतलब किसी को कैसे बात करना, इसको ही तो हम बोलते हैं ना फ्लुएंसी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हमेशा कंसेप्ट के बारे में ना सोचकर कुछ चीजें कंस्ट्रक्टिविस्ट करना चाहिए, तब जाके बच्चा फ्लेक्सिबल होगा। और इनोवेशन क्या होता है, जो इनोवेशन होता है कि मतलब जो ट्रेडिशनल जो आउटकम रहता है उसको हटकर कुछ सोफिस्टिकेटेड सोचना, कुछ नोवेल आउटकम निकालना, उसको क्या कहते हैं, इनोवेटिव होता है। ये तीन पिलर्स होता है क्रिएटिविटी के, ठीक है। क्रिएटिव तब जाके ये एक बच्चा क्रिएटिव होगा, ये तीनों पिलर्स अगर उसमें होगा तब। नेक्स्ट आता है डायनामिक्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। अब हम जाके पर्सनालिटी के चैप्टर में आ गए। ये मतलब अभी लास्ट 4-5 ईयर से पर्सनालिटी के ज्यादातर क्वेश्चन सीटेट में नहीं आए, फिर भी मैं ये मतलब चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर इंटेलिजेंस के साथ ही आता है, इसलिए मैं करा देता हूँ, क्योंकि अगर आ भी जाए तो आप कर पाओगे, ठीक है। तो पर्सनालिटी उन सारे इनर सिस्टम्स का ब्लेंड है जो एक बच्चे को उसके लर्निंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में मदद करता है, या टेम्परामेंट, फिजिकल सिस्टम और साइकोलॉजिकल स्टाइल्स का मिक्सचर है जो कंटिन्यूअसली बदलता रहता है। मैं फिर से समझा देता हूँ, मतलब पर्सनालिटी उन सारे इनर सिस्टम का ब्लेंड है जो एक बच्चे को उसके लर्निंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में मदद करता है। ये टेम्परामेंट, फिजिकल सिस्टम्स और साइकोलॉजिकल स्टाइल्स के मिक्सचर है जो कंटिन्यूअसली बदलता रहता है, ठीक है। पर्सनालिटी encompasses the dynamic inner system that dictate a child unique adjustment to their learning environment. इसमें क्या क्या आता है हम देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा डिबेट है, इसमें पहले ये देख लेते हैं कि इंटीग्रेटिव मीनिंग क्या है। द यूनिक ब्लेंड ऑफ टेम्परामेंट, फिजिकल सिस्टम एंड साइकोलॉजिकल स्टाइल, जो मैंने बोला, इवॉल्विंग टिपोलॉजीज, क्लासिफिकेशन रेंजिंग फ्रॉम जंग्स, इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट एंड शाल्डन्स, सोमाटो टाइप्स हैं। ये इसमें मतलब कार्ल योंग जो होता है ना, जोंग लड़का है ना, JUNGS, कार्ल योंग और शेल्डन, इन दोनों ने ही मतलब पर्सनालिटी के ऊपर दिया है। ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं आता, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो डायनामिक इन्फ्लुएंसेस कंटिन्यूअसली ऑल्टर थ्रू बायोलॉजिकल ट्रेट्स एंड सोशल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अभी हम देखते हैं, इसमें सबसे बड़ा डिबेट होता है क्या, नेचर वर्सेस नर्चर का। नेचर वर्सेस नर्चर का डिबेट होता है। अभी इस डिबेट को हम अच्छी तरह से देखते हैं। हेरिडिटरी फैक्टर्स, इसको हम क्या कहते हैं, नेचर कहते हैं, और एनवायरमेंटल फैक्टर जिसको हम नर्चर कहते हैं। पहले समझ लेते हैं कि नेचर हेरिडिटरी फैक्टर्स को कहा जाता है और नर्चर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कहा जाता है। बायोलॉजिकल अंडर ड्राइविंग द रो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी, क्या बोलते हैं, ये हमारा बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। जैसे जेनेटिक्स जो मेंटल कैपेसिटी और टेम्प तय करता है, और फिजिकल सोमाटोटाइप्स मतलब न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जो एनर्जी लेवल्स को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। ये हमने दोनों समझा, ठीक है। उसके बाद सोशल डायनामिक्स मॉडलिंग बिहेवियर पैटर्न्स एंड एथिकल ट्रेड्स, मतलब सोशलाइजिंग इंस्टीट्यूशन
क्रिटिकली अर्ली फीडबैक फ्रॉम फैमिली, पीआर, इंटीग्रेशन एंड एक्टिव स्कूलिंग। उसके बाद क्या है, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, प्रिवेलिंग कम्युनल ट्रेडिशन एंड वैल्यूज एंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स। मतलब ये हमारी सोशल कंडीशनिंग है, जैसे सोशलाइजिंग इंस्टीट्यूशंस मतलब फैमिली, स्कूल, पीयर्स, और सोशियो कल्चरल जो कंटेक्स्ट होता है ना, वैल्यूज, ट्रेडिशन और लैंग्वेज, इसमें आता है, नेचर में आता है, सॉरी नर्चर में आता है। शायद आप लोग समझ पाए होंगे कि नेचर वर्सेस नर्चर का टॉपिक क्या होता है। इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन से एक बच्चा मतलब डेवलप्ड होता है। मतलब वर्ड्स वुड ने क्या बोला था कि नेचर वर्सेस नर्चर का कॉम्बिनेशन, मतलब एनवायरमेंट वर्सेस हेरिडिटी, एच डब्ल्यू, ठीक है, एच डब्ल्यू अभी हम देखते हैं। सीटेट करेक्ट करने के लिए ये 3 बातें हमेशा याद रखना, ठीक है, मैं बता रहा हूं, ये जो 3 बातें हैं ना, ये हमेशा याद रखना कि कंस्ट्रक्टिविस्ट कंसेप्ट जो होता है उस पर फोकस करना। मतलब सीटेट रोट मेमोरी मतलब रट्टा मारने को टेस्ट नहीं करता, हमेशा रियल लाइफ क्लासरूम एप्लीकेशन को पढ़े। सीटेट स्ट्रिक्टली अवॉइड टेस्टिंग डायरेक्ट रोट मेमोरी, ऑलवेज स्टडी द इंटरैक्टिव रियल लाइफ क्लासरूम एप्लीकेशंस ऑन इंटेलिजेंस मॉडल, ठीक है। उसके बाद कंपेयर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स, मतलब स्पीयरमैन का जो सिंगुलर जी फैक्टर, गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस और स्टैनबर्ग का ट्रायराइट मॉडल, इनके बीच का फर्क आपको पता होना चाहिए। ये तीनों का जो दिया हुआ है वो आप लोग याद रख लेना, ये पूरा लेक्चर का। उसके बाद अभी हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें साथ में आंसर दिया हुआ है, फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग क्रिटिक the concept of general intelligence and proposed an alternative theory of intelligence? किसने बोला था? हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि देखो, किसी ने सिंगुलर फैक्टर थ्योरी दिया, किसी ने डबल फैक्टर थ्योरी दिया, किसी ने टायरार्की मतलब 3 फैक्टर भी थ्योरी दिया, पर हावर्ड गार्डनर ने क्या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया। और उन्हीं उन्हीं मतलब उनका ही जो थ्योरी होता है वो मतलब ज्यादा वैल्यूएबल होता है। तो आंसर क्या है, हावर्ड गार्डनर। ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज स्पीयरमैन सिंगुलर जनरल फैक्टर जी फैक्टर मॉडल एंड प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इंस्टेड। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, एज पर हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी, how would a person who has the ability to detect and respond appropriately to the modes, temperaments, motivation and intention of others, ये देखो others मतलब दूसरों का, जब भी दूसरों का आएगा क्या होगा, इंटरपर्सनल। और अगर होन मतलब सॉरी अगर खुद का होगा, ओन होगा, तब जाकर क्या होगा, इंट्रापर्सनल। तो ये इसमें क्या होगा, इंटरपर्सनल, ठीक है। मतलब ये दूसरों के इमोशनल स्टेज को सोशल इंटरेक्शन से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स ए पर्सन विथ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। मतलब एक बच्चा, एक पर्सन जिसका लिंग्विस्टिक, किस चीज को पढ़ के, इधर का पढ़ के हम समझ पाए कि उसका अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। तो देखो हम डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं, सेंसिटिविटी टू द मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, कैसे अपना लैंग्वेज यूज करता है, इसी को ही कहते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। मतलब सेंसिटिविटी टू द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड यूजेस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इज मार्क्ड बाय बार्बल फ्लुएंसी, सेमेंटिक अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिव लिंग्विस्टिक कंपोजिशन। ये जब चीजें किसी के अंदर आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला अंदर मतलब ये वाला मतलब जो इंसान होगा वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग डैश कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या करता है, एनकरेज मल्टीपल आंसर, मतलब डाइवर्ज होता है, स्प्रेड होता है, तो उसके लिए उसका आंसर मल्टीपल ज्यादा से ज्यादा आंसर देगा। पर कन्वर्जेंट में क्या होता है, फिक्स्ड होता है, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये फिक्स्ड आंसर है, ट्रू और फॉल्स ये फिक्स्ड आंसर है। पर डाइवर्जन में क्या होता है, डिस्क्राइब, ऐसे जब क्वेश्चन आता है, हाउ, ऐसे क्वेश्चन में डाइवर्जन आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चन वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने आईक्यू मतलब आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया था। तो हमेशा याद रखना आईक्यू का कंसेप्ट अल्फ्रेड BINET इन्होंने दिया था, ठीक है। ये वाला चीज मैं किसी और एक चैप्टर में कराऊंगा, क्योंकि इसमें भी और एक है, अल्फ्रेड बिने भी है और दूसरा भी है, उनके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो आईक्यू का कंसेप्ट है ना, किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने। और एक भी चीज दिया था, MA मतलब मेंटल एज के बारे में अल्फ्रेड बिने ने बताया था, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी कंसिडर्ड एज,
उसको हम कैसे कंसिडर करें? जो एक बच्चा जिसके बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है ना, एंड नेचुरल एंड ऑब्वियस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को, ये एकदम पॉजिटिव आंसर है। आप देखने मतलब आपको देखते ही आप समझ जाओगे। देखिए, ए हिंड्रेंस मतलब नहीं होगा। ए हिंड्रेंस मतलब कि बाधा देता है। एबनॉर्मल बिहेवियर तो हम बच्चों को नहीं बोलेंगे, डेफिशिएंट तो नहीं बोलेंगे, तो ये वाला आंसर बढ़िया है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस refers to new ways of problem solving by engaging in डाइवर्जेंट थिंकिंग। तब जाके क्रिएटिव डाइवर्जेंट हमेशा याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी व्हिच इंटेलिजेंस गिव्स द एबिलिटी टू मैनिपुलेट एंड क्रिएट मेंटल इमेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। देखो, इमेज के बारे में जब आएगा, हार्वर्ड गार्डनर का थ्योरी में जब इमेज आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये स्पेशल हो जाएगा। मैंने बोला ना, ड्राइंग वगैरह वगैरह जो आता है वो स्पेशल में आता है, ठीक है। देखिए इधर पढ़ लेते हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स परसीविंग, मैनिपुलेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड रिक्रिएटिंग multi-dimensional visual or abstract mental configuration. Question number 9. According to the nature versus nurture debate. Nurture means क्या? मैंने पहले ही बोला, नेचर क्या होता है? नेचर होता है हेरिडिटी, और नर्चर क्या होता है? एनवायरमेंट। तो नर्चर क्या होता है? एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के। चेंज इन स्टेबिलिटी इन इमोशंस, पर्सनालिटी एंड सोशल रिलेशनशिप टुगेदर कंस्टिट्यूट। क्या करता है? किसी के मतलब इमोशंस को चेंज या स्टेबल करना, या पर्सनालिटी या सोशल रिलेशनशिप को टुगेदर कंस्टिट्यूट क्या करता है? कॉग्निटिव डेवलप नहीं होगा, क्योंकि उसका कॉग्निटिव डेवलप हमेशा मतलब ब्रेन से होता है, फिजिकल नहीं होगा, एकेडमिक भी नहीं होगा, साइकोलॉजिकल होता है। पूरा चेंजेस आना होता है इसमें, साइकोलॉजिकल में आता है, ठीक है। तो आज यही तक था, मतलब आज का चैप्टर यही तक है था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और प्लीज सब्सक्राइब करिए। काइंडली सब्सक्राइब करिए। बहुत लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। काइंडली सब्सक्राइब करिए, और कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। किसी मतलब अगर कोई मिस्टेक भी हो ना, तो आप भी फिर भी बताइएगा। तो मैं चाहूंगा कि मैं खुद को फिर सुधारो इन मिस्टेक को, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टडी हार्ड। थैंक यू।